नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मचेल श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। अब साल के 9 महीने तक मचेल यात्रा कर सकते हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में अकाउंट असिस्टेंट पद की परीक्षा हुई आज। 972 पदों के लिए अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। जम्मू में इस समय पेयजल संकट से गुजर रहे बाउफोर्ट क्षेत्र के लोग। पुरानी पाइपों को बदलने की गई मांग। और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की हुई चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मां चंडी के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है। मचेल यात्रा पर जाने के लिए अब जुलाई अगस्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस साल के 9 महीने तक श्रद्धालु मचेल जाकर माता चंडी का दर्शन कर सकते हैं। इसकी तैयारियां भी तेजी से अब जारी हैं। इसके लिए हर तरह की सुविधाओं का इंतजाम श्राइन बोर्ड करेगा। 25 फरवरी को हाई कोर्ट ने मचेल यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड बनाने के निर्देश जारी किए थे। अदालत ने यह भी कहा था कि जब तक नया श्राइन बोर्ड नहीं बनता तब तक मचेल यात्रा की देखरेख का जिम्मेदारी जो होगी वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या फिर श्री अमरनाथ यात्रा बोर्ड को दी जाएगी। प्रशासन ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। यात्रा जो है साल के 9 महीने तक चलने से किश्तवाड़ जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र पाडर, गुलाबगढ़ और आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। साल के 3 महीने 14 जनवरी मकर संक्रांति से 14 अप्रैल बैसाखी तक चलने में ये मां चंडी की जो यात्रा है वे बंद रहती थी और बंद रखने की इसको परंपरा भी है। 3 महीने के दौरान इलाके में बर्फबारी जो होती है। मचेल यात्रा श्राइन बोर्ड बनाने का निर्देश देने के साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस यात्रा से जुड़े मंदिरों को इसी श्राइन बोर्ड के अधीन किया जाए। शिव मंदिर मचेल, चंडी माता मंदिर उठोली और चंडी माता मंदिर भद्रवाह चिनोत व चंडी माता मंदिर नगरोटा धाम और चंडी माता मंदिर पक्का डंगा जम्मू भी मचेल यात्रा से ही जुड़े हुए मंदिर है। वित्त विभाग में अकाउंट असिस्टेंट पद भरने के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रविवार को लिखित परीक्षा आयोजित की। इसके लिए सारी तैयारियां अच्छे से की गई। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये परीक्षा हुई है और अकाउंट असिस्टेंट में परीक्षा भी हुई है। और अकाउंट असिस्टेंट के पद के लिए परीक्षा जो है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच हुई। इसके लिए बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर में 19 जिलों में 722 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। बोर्ड ने वित्त विभाग में अकाउंट असिस्टेंट के 972 पदों को भरने की सूचना जारी की थी। इसके लिए 2 लाख के करीब उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और रामबन को छोड़कर जम्मू कश्मीर के हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रविवार को अकाउंट असिस्टेंट पद के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए थे। कंट्रोल रूम जम्मू में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 3 कर्मचारी व 3 बजे से लेकर 8 बजे के लिए जो थे 4 कर्मचारी तैनात रहे। श्री गुरु रविदास सभा बाउफोर्ट ने मांग की कि बाउफोर्ट क्षेत्र में पानी जो है पेयजल यानी कि समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। रविवार को संवाददाता सम्मेलन में महासचिव श्यामलाल भस ने कहा कि वार्ड नंबर 47 और 48 में समय बुरा हाल है। एक तो नलों में पानी बहुत कम आता है और अगर आता भी है तो उसमें गंदगी जो है वो भर आती है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में लगातार रोष बना हुआ है। और अभी गर्मी का मौसम शुरू नहीं हुआ और ऐसे में आने वाले दिनों में पेयजल का संकट और ज्यादा गहरा होगा। श्यामलाल भस ने कहा कि प्रशासन का काम है कि लोगों को साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो सके, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि बाउफोर्ट क्षेत्र में जो इस समय ओवरहेड टैंक भी है वो खस्ता हालत में आ चुका है। इसके लिए बाउफोर्ट क्षेत्र के लोगों को पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए गंभीर से काम होना चाहिए। पुरानी पाइपों को जल्द से जल्द बदलना होगा और इससे पूरे मामले को लेकर प्रशासन को भी उन्होंने अवगत करवाया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाउफोर्ट के लोगों की ओर से रखी गई है क्योंकि बाउफोर्ट के लोग पानी को तरस रहे हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद भी पानी को तरस रहे हैं। उसी को लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि जम्मू को कैसे साफ सुथरा खूबसूरत शहर कैसे बनाना है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे जो आने वाले मेयर साहब, डिप्टी मेयर और 28 हमारे जो कारपोरेटर है वो गए थे, दिल्ली में गए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग थी। वहाँ पर हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ऑनरेबल एमओएस जो पीएमओ में हैं उन्होंने उसकी सदारत की। और वहाँ पर भी मैंने जो मसला उठाया था कि पानी के लिए जो बाउफोर्ट के लोग हैं पानी के लिए 75 साल की आज़ादी के बाद भी पानी को तरस रहे हैं और उन्होंने
उन्होंने हिदायत दी है कि उन्होंने जो हमारे प्रोफेसर जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे पूरे प्रोग्राम को के पांडे जी, प्रोफेसर के पांडे जी, उनको कहा कि आने वाले एलजी साहब को लिखें ताकि जम्मू के लोगों की प्रॉब्लम दूर हो। और वीकर सेक्शन के लिए 2 कॉलोनियाँ बनाने के लिए भी मैंने अपील की है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ज़रूर ऑनरेबल एलजी साहब को लिखेंगे, फंड्स का अरेंजमेंट भी करेंगे ताकि जम्मू के लोगों को प्रॉपर पानी मिल सके, रोज़ पानी और साफ़ पानी मिल सके। खास करके मैं बहु फोर्ट के लोगों की जो बहुत ही प्रॉब्लम है पानी की, तीसरे चौथे दिन पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है, अनशेड्यूल मैनर में पानी आता है। इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले एलजी साहब जरूर इंटरवीन करेंगे और हमारी पानी की समस्या को हल करेंगे। मुझे खुशी की बात है कि कल कमीशन सेक्रेटरी यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट के जहाँ पर आए हुए थे, उनके सामने मैंने जो हमारी हर की पौड़ी की है उसे डबल लेन करने के लिए बोला, वो उसे ज़रूर उसको रोड को चौड़ा करेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन पानी का जहाँ तक सवाल है, पानी के लिए मैंने आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी कि हमें रोज़ पानी मिलने के लिए हमारा जो ट्यूबवेल हमारा जो ओवरहेड टैंक है वो टूट गया है, वहाँ बंधन आते हैं, पूरा कोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। लिहाजा कमीशन सेक्रेटरी तक हम गए, चीफ सेक्रेटरी तक हम गए, पीएचई जो हमारे चीफ हैं उनसे तक गए हैं। ऑनरेबल एलजी साहब को भी हमने जिस दिन हमारा जो वाटर फाउंटेन का जिस दिन उद्घाटन हुआ था, तो मैंने अपना जो मेमोरेंडम पानी के लिए उनको भी दिया था ताकि बहु फोर्ट के लोगों को साफ पानी मिल सके। रोज जम्मू कश्मीर के मौसम में अगले 24 घंटे में भारी बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार रविवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी भी हुई है और कई जगहों पर मौसम बिल्कुल एकदम साफ रहा। वहीं सोमवार को उन्होंने कहा है कि कुछ हिस्सों में भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी दी गई है और मौसम खराब होने की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई सेवाएं प्रभावित भी हो सकती हैं। इस बीच मौसम साफ होने से अधिकांश क्षेत्रों में दिन का तापमान तो ठीक रहा। फिलहाल जम्मू के कुछ जिलों में सुबह के समय में हल्के बादल छाए रहे थे। श्रीनगर में आमिर कादल जो कि इलाका लाल चौक का है, इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है और तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इलाके में पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है और हर आने जाने वाले लोगों को गहनता से जांच करने के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। वही खबर लिखे जाने तक हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली थी। कुलगाम के पूर्व विधायक तथा सीपीआईएम के राज्य महासचिव मोहम्मद यूसुफ तारागामी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों पर उन्होंने चर्चा करने के मकसद से उनकी पार्टी द्वारा जम्मू संभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस तरह से आगामी समय में भी कश्मीर में इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शासन के दौरान जितने भी फैसले लिए गए हैं वे संविधान के दायरे से बाहर होकर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश की जनता की कोई राय तक नहीं ली गई, जो कि सरासर गलत है। आज यहाँ जम्मू रीजन की कॉन्फ्रेंस है सीपीआईएम की तरफ से और इसलिए हमारा इजलास चल रहा है। आज चर्चा हो रही है जो जम्मू के हालात हैं और जो पिछले 4 साल से इस सरकार ने क्या कुछ किया यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पर जम्मू सूबे में, उस पर चर्चा हो रही है। और अभी हमारा सेशन जारी है। नई कमेटी का भी चुनाव होगा और आने वाले वक्त में इसी महीने श्रीनगर में स्टेट सीपीआईएम की कॉन्फ्रेंस है, उसमें यहाँ से भी डेलीगेटों का चुनाव होगा जो शरीक हो जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस में। हमारी राय में पिछले कई सालों से, जब से यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल है हमारे इस रीजन में, जो भी हुआ वो आईन के दायरे के बाहर हुआ, आईन के साथ, विधान के साथ खिलवाड़ हुआ। और आज भी मैं ख़ास तौर पर जम्मू के आवाम से अपील करना चाहूँगा कि इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने
एक ही मंत्र सिखाया है हमें, वो आपस में लड़ाना। जम्मू को कश्मीर के मुकाबले में, कश्मीर को जम्मू के मुकाबले में, हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़, मुसलमान को हिंदू के ख़िलाफ़, पहाड़ी को ये जो गोजर के ख़िलाफ़, ये इनकी एक कोशिश रही है, अब भी वो जारी है। और जो भी इन्होंने किया, आज हमारा सवाल है जम्मू के आवाम से, हर शहरी से हमारी ये गुजारिश है कि वो ठंडे दिल से गौर करें। क्या अगर 370 ख़त्म हुआ, हिस्टोरिक स्टेट का दर्जा घटाया गया, इसे एक म्यूनिसिपैलिटी की लेवल पर पहुंचाया गया, किसी से मशवरा किए बगैर इसके 2 हिस्से कर लिए, तोड़ दिया स्टेट को, हमें ये बताए कि जम्मू को क्या मिला, जम्मू के किसान को क्या मिला, यहाँ के बेरोज़गार नौजवान को कितना रोज़गार मिला, यहाँ के छोटे दुकानदार की बिजनेस का क्या बना, यहाँ के दलित का क्या हुआ, यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का सवाल, पानी का सवाल, अस्पतालों का सवाल, दवाई का सवाल, क्या हुआ, क्या किया ये सरकार ने। हाँ, इस सरकार ने ये ज़रूर किया है कि जो यहाँ महाराजे के वक्त में ज़मीन के डिफेंस में 1927 में कानून बनाया था कि बाहर वाला कोई सरमायादार ना आ जाए यहाँ ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, यहाँ की नौकरी। रूस और यूक्रेन में युद्ध लगातार भारतीयों के देश में लाने की कवायद लगातार जारी है, जिसमें जिला रियासी का मन भी यूक्रेन में फंसा था, जिसे बीते कल वे जम्मू पहुंचा और आज अपने घर पहुंचाया गया। वहीं जिसके बाद घर वालों के साथ उनके रिश्तेदारों ने उनका भव्य स्वागत किया, वापस आने की खुशी में और अपनी खुशी जाहिर की। इसके बाद जिला विकास आयुक्त ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर बधाई दी। इसके साथ विदेश से वापस आए अमर ने यूक्रेन के बारे में बताया कि वहाँ के हालात अभी भी बहुत ख़राब हैं और अभी भी कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपने दम पर यूक्रेन का बॉर्डर उन्होंने पार किया है और इसके बाद भारत सरकार ने बड़े अच्छे से अपने घरों की ओर हमें लौटाया है। वहीं यूक्रेन में उन्होंने बताया कि वहाँ बैठे भारतीय एम्बेसडर जो है किसी प्रकार की भारतीयों की सहायता करने में इस समय असमर्थ है। घर आकर सबको खुशी होती है। मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। वहाँ पे सब डरे हुए थे, यहाँ पे अपने घर अपने देश आकर हम खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है, सारे पूरा परिवार खुश है मेरा। वहाँ के क्या हालात थे, क्योंकि अलग हम मीडिया हाउसेस में भी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में भी देख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है वो आपने वहाँ पे देखी हुई है। एक्चुअल सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है। वहाँ पे ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ख़राब है वहाँ पे। आप यूक्रेन में कहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, किस यूनिवर्सिटी में थे? और इसके साथ ही अलग अलग जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों का, विद्यार्थी जो लौट कर आए हैं उनका कहना है कि सरकार ने काफ़ी मदद की है, कुछ का कहना है कि सरकार की तरफ से मदद नहीं हुई है या थोड़ी मदद हुई है। तो क्या आपके केस में भी मदद सरकार की तरफ से हुई थी या फिर आप खुद बॉर्डर में पहुंचे थे, उसके बाद फिर आपको वहां से जो इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ है उसमें लाया गया? हाँ जी, सरकार काम कर रही है, बट जहाँ उन्हें एक्चुअल काम करना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं करा वो। क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करना, बॉर्डर तक सफ़र हमारा 1500 किलोमीटर जितना भी था वो हमने खुद ट्रैवल करा, अपने जो भी हमने जैसे मैनेज कर उसके बाद पोलैंड एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उसने बड़ा स्मूथली वर्क करा। वहाँ से आगे इंडिया आकर भी हमें प्रॉपर गाइड करा गया। स्पेशल थैंक करूँगा मैं डीसी रियासी का, उन्होंने वो कॉन्स्टेंटली टच में थे मेरे, मतलब पर्सनली वो उनका पीए, उन्होंने भी वो पर्सनली टच में थे मेरे, उन्होंने मेरे को सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम करा। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में, उन्होंने कोई स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करा वहाँ पे। बंकर में कितने दिन रहे थे आप लोग? बंकर में हम अराउंड 5 डेज बंकर में रहे थे। कौन से शहर में? खार्किव में आप थे, और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, और क्या पढ़ाई कर रहे थे, कौन से शहर में थे? खार्किव में, मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, एमबीबीएस की स्टडी कर रहा था, 3rd कोर्स में था, 3rd ईयर में। तो एडवाइजरी भी जारी की गई थी जो युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले, वो आप तक जानकारी पहुंची थी? और फिर क्या वाकई में टिकट महंगी हो गई थी, ये कारण भी रहा वापस नहीं आए आप, या फिर कुछ और कारण? जो एडवाइजरी आई थी, आप भी देखो 14 फेब को जो आई थी, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है, स्टूडेंट्स भी जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है वो चले जाएं, और उन्होंने ये भी लिखा था कि यू मे लीव। उन प्रॉपर एडवाइजरी नहीं थी। और उसके बाद भी हम 3rd कोर्स में और 6th ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, तो
उस वजह से वो स्टूडेंट्स नहीं आए क्योंकि और क्लासेस भी हमारी ऑफलाइन चल रही थी। ये 2 रीज़न। थर्ड रीज़न ये था कि जब एडवाइजरी आई उसके बाद जो एयर टिकट्स थी वो सडनली उनका फेयर जो है राइज हो गया अराउंड 1,90,000 1,20,000 इसके आसपास। तो कॉमन मैन इतना अफोर्ड तो कर नहीं सकता। कश्मीरी विस्थापितों ने मांगों को लेकर रविवार को जगती टाउनशिप में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि कश्मीरी विस्थापितों की लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता शादीलाल पंडिता कर रहे थे, जो सोन कश्मीर फ्रंट जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि कश्मीरी विस्थापितों को मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए और जिन परिवारों के पास नौकरी नहीं है उन परिवारों में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये सरकार गूंगी और बहरी है। आज हम 512 दिनों से प्रोटेस्ट एहतजाज पर है, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है कि कश्मीरी पंडित जो एग्जाइल में है, एग्जाइल्ड कम्युनिटी है, ये 512 दिनों से प्रोटेस्ट एहतजाज लगातार कर रहे हैं। हमने प्रेस क्लब में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, नेशनल हाईवे पर भी। आज हम जगती का रोड बंद कर रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और हमारा रिलीफ जो रिलीफ होल्डरों का है उसमें एनहांस करे, 13,000 से 25,000 तक किया जाए। और जिन घरों में आज तक सरकार ने पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, उन घरों के लिए हम एक एक नौकरी मांग रहे हैं। हम कश्मीरी पंडित एग्जाइल में है, 32 साल से हमें कश्मीर में प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, हम उसकी मांग कर रहे हैं, वो दिया जाए। और हमें शौक नहीं है कश्मीर से बाहर रहने का, हम चाहते हैं कि सरकार हमें कश्मीर में फिर से बसाए, इसीलिए हम प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे हैं। हमारा आज का एहतजाज ये सरकार को दिखाना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम नेशनल हाईवे भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम अमन और चैन से पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं ताकि किसी को हमारी वजह से दिक्कत ना आए, किसी बीमार को हमें हमारी वजह से परेशानी ना हो जाए, इसलिए हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। हमारी मांग यही है कि रिलीफ को बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों में नौकरी दी जाए। इसीलिए हम लगातार प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे हैं और हम आशा करते हैं सरकार तक हमारी आवाज़ प्रेस और मीडिया के माध्यम से पहुंच सके। उपजिला खोड़ के गांव बरहोड़ में पिछले 4 महीनों से माइनिंग विभाग की मिलीभगत से चल रहा अवैध खनन, इसकी जो शिकायत है माइनिंग विभाग को वे कई बार दे चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा उनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं आज गांव के लोगों द्वारा अवैध तरीके से जा रही एक रेत के भरे टिप्पर द्वारा एक ट्रैक्टर को रोका गया और माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन किया गया और उपराज्यपाल से गुहार लगाते हुए कहा कि माइनिंग विभाग के जिन अधिकारियों की मिलीभगत से इस अवैध खनन चल रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर भाजपा युवा जिला महामंत्री सुरेश शर्मा, पंच रवि कुमार, पंच संजीव कुमार व अन्य लोग शामिल थे। जहाँ बलडो गांव में अवैध खनन किया जा रहा है, ज़बरदस्ती और धमकियां दी जाती हैं। जो लोग मना करते हैं उनको धमकी दी जाती है, आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। देखो, प्रशासन से मदद लेना चाहते हैं हम। अगर एक तो हमारी माइनिंग हो रही है हमारे गांव में ज़बरदस्त, बॉर्डर के किनारे बिल्कुल 500 किलोमीटर LOC है, वहाँ पर माइनिंग की जा रही है। बलडो गाँव में पिछले 4 महीनों से माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत से यहाँ पर अवैध खनन बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था। इसकी खबर हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को कई बार दी है, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत होने के कारण ये अवैध खनन नहीं रोका गया और अवैध खनन को और बढ़ावा दिया गया। हमारा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से यही अनुरोध है कि बलडो गांव में माइनिंग डिपार्टमेंट के मिलीभगत से चल रहे अवैध खनन को जल्द से जल्द रोका जाए और इसमें जो भी अधिकारी मिले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर चंद दिनों में ऐसा नहीं किया जाता है, हम सभी ग्राम बलडो निवासी जहां इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जहां अपने मनावर तवी के किनारे अवैध खनन काफ़ी पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। इसके खिलाफ लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो खनन माफिया की मिलीभगत से, जो माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत से जो अन्याय हमारे गांव के साथ हो रहा है, इसको फौरन रोका जाए। लोगों की मांग है कि हमारे साथ ये जो अन्याय हो रहा है इसको फौरन बंद किया जाए।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा के छात्रों का दल ट्रैकिंग के लिए निकला है, जिन्हें प्रिंसिपल जीडीसी व डीएफओ नौशहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कॉलेज के छात्र काफी खुश भी नजर आए। छात्रों ने कहा कि हमें बहुत खुशी है, पहली बार हम ट्रैकिंग पर निकले हैं। ट्रैकिंग पर जाकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही ट्रैकिंग करने से हमें अनेक प्रकार के फायदे भी मिलते हैं। वन विभाग नौशहरा द्वारा बेहद ही खूबसूरत ट्रैकिंग मार्ग बनाया गया, जहाँ पर सब लोगों को जाना चाहिए और वहाँ पर उन्होंने अपील की कि ट्रैकिंग भी की जानी चाहिए। कांक्षा गुप्ता है, हम जीडीसी नौशहरा के स्टूडेंट्स हैं। तो आज हमें मतलब थोड़े दिन पहले हमारे कॉलेज में प्लांटेशन ड्राइव चल रही थी, जहाँ पे हमारे डीएफओ मैम आए थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे यहाँ पे ट्रैकिंग स्पॉट है। तो हमने सोचा कि एक बार उन्होंने ही हमें इनवाइट किया कि आप एक बार यहाँ पे ट्रैकिंग स्पॉट पे आके देखो, जहाँ यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है, जो आपको लगता है नीड्स हैं ट्रैकिंग पाथ पे, तो आप वो हमें बताओ। तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इन्वाइट किया और आज हमने यहाँ पर आके देखा। तो हमें खुद भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि हमने पहले ट्रैकिंग नहीं की है। और नौशहरा जैसी जगह में ट्रैकिंग पाथ बनना बहुत अच्छी बात है। अंडर एनएसएस के मैं यहाँ पे हम ट्रैकिंग करने के लिए 100 से प्लस बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे आगे चले गए हैं और कुछ बच्चे अभी पीछे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ तो थक भी चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं साथ में। तो हम अभी 1 किलोमीटर शायद ट्रैवल कर चुके हैं और अभी हमने बहुत ऊपर जाना है। तो हम चल ही रहे हैं कंटिन्यू। हमें अभी देखने को थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी भी मिली है। ट्रैकिंग का एरिया अच्छा है, लेकिन अभी इस ट्रैकिंग के एरिया को डेवलप करने की भी ज़रूरत है। तो अभी आप देख सकते हैं कि नीचे से भी बड़े सारे बच्चे आ रहे हैं और कुछ तो ऊपर चले गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सर भी हैं, कुछ आगे चले गए हैं और कुछ पीछे हैं। डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी की अध्यक्षता में रविवार को गांव दबलेड़ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी संख्या में डीडीसी के समर्थकों ने भाग लिया। इस दौरान डीडीसी सरदार तरनजीत टोनी ने कहा कि सुचेतगढ़ विधानसभा सीट जो कि आरक्षित होने जा रही है, इसके चलते सभी साथियों का फैसला है कि इस बार सरपंच श्यामलाल भगत को सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने मौजूदा समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि वे श्यामलाल भगत को पूरा समर्थन करें अपने, ताकि सुचेतगढ़ को बेहतर छवि वाला विधायक मिल सके। मैं यही कहूँगा कि जितना भी मेरा सुचेतगढ़ में मेरे साथी हैं, आज सभी ने हमने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम सारे एकत्रित होकर जितने भी साथी हैं, जो मेरा यहाँ पर 15-16 हज़ार जितना मेरा ग्रुप है आज की डेट में, वो सारा का सारा समर्थन जो है मैं अपने छोटे भाई श्यामलाल के पीछे खड़ा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि श्यामलाल जी आगे ज़िंदगी में तरक्की करें और जो प्यार सत्कार इज्जत मेरे साथियों ने मुझे दी है वो उसको कायम रखें और आगे बढ़ाएं, लोगों की सेवा करें। और मैं अपने सभी साथियों को ये कहूँगा कि मैं जहाँ भी रहूँ, काम के लिए आपने हमेशा मुझे ही फोन करना है। मैं आपका काम जहाँ मर्जी हूँ, मैं आपका काम करने के लिए सक्षम हूँ। और कोई ये नहीं है मैं कहीं भी रहूँगा, आप मेरे दिल में रहते हैं। और ये नहीं कि आज मैं दूसरे इलाके में आरएसपुरा से इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरा रिश्ता खत्म। मैं आप ये समझना कि ये ज़िंदगी में आपसे रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। आप हमेशा मेरे साथ थे, मैं आपके साथ था, ऐसा ही रिश्ता। जम्मू कश्मीर शिवसेना ने प्रदेश जम्मू कश्मीर में लग रहे बिजली स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली पानी मुफ्त दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता शिवसेना के राज्य प्रधान मनीष साहनी कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का जो आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक ई कैंपेन यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं कि निःशुल्क बिजली पानी जनता का हक। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता को उनका हक दिया जाना चाहिए। निःशुल्क बिजली पानी जम्मू कश्मीर की जनता का हक है। वो इसलिए हक है क्योंकि जम्मू कश्मीर के संसाधनों का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर के हम अपनी खपत से कई गुना अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं और इससे भी कई गुना पैदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी भी इस दावे को कबूल कर चुके हैं। तो मैं ये मांगना चाहता हूं कि जनता को निःशुल्क बिजली पानी देने की जगह अब यहां पर जनता के लिए जम्मू और कश्मीर की जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है। जो कोरोना संकट काल के कारण 3 साल से हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी रही, आर्थिक मंदी रही, तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, उस पर राहत देने की जगह जनता पर स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जम्मू प्रेस क्लब से लेकर त्रिकुटा नगर
तक एक रैली निकाली और मांग करते हुए कहा कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर में रहने वाले ओबीसी समाज के लोगों को भी विशेष आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र की मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वे ओबीसी समाज की जायज मांगों को पूरा करेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जी, आज जो भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा एक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे हम जैसे बाकी भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला है, हम भी अपनी बात आगे सरकार के आगे रखने वाले हैं कि हमें भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द ओबीसी को बाकी जैसे पूरे भारतवर्ष में ऐसे हमें भी एक ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। और ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली यहाँ से चल के त्रिकुटा नगर जो बीजेपी हेड ऑफिस है, बस वहीं पे एक रैली रखी गई है। वहाँ पे 4-5 हज़ार लोगों ओबीसी समाज के लोग इकट्ठे होंगे। वहाँ पे जो हमारी सरकार है और बाकी नेता उनके आगे अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से त्रिकुटा नगर क्षेत्र में महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य प्रधान ब्रह्मज्योत सती की अध्यक्षता में आयोजित इस विशाल जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, प्रदेश महामंत्री विबोध गुप्ता सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने रैली में शामिल सभी लोगों का स्वागत किया और कहा कि जनता के सैलाब से साबित कर दिया है कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हर वर्ग के विकास तथा बेहतरी के लिए काम किया है और सरकार इसी तरह से काम आगे भी करती रहेगी। देखिए, आज भाजपा ओबीसी मोर्चा की एक यहाँ पर महारैली का आयोजन किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में ओबीसी समाज के यहाँ पर लोग आए हैं और हमारा एक मेन मकसद था कि आज तक भाजपा ने, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने हमें जो 27% मतलब जो उसमें आर्मी में दिया है और केवी स्कूलों में जो आरक्षण दिया है, नीट में जो आरक्षण दिया है, और अब हमारी मांग है कि जो हमारा जो एक 27% का आरक्षण है, और यहाँ भाजपा कार्यालय के सामने ही आज हमने हज़ारों की संख्या में, और इतिहास में मेरे को लगता है कि पहली बार ओबीसी समाज के लोग इतनी भारी संख्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के बैनर के नीचे आए हैं। और आज हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। नौजवानों, मैं दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये जो महासम्मेलन ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उसके बैनर के तले आपने आज हजारों की तादाद में आज यहाँ जो एक महारैली का आयोजन करके अपनी ताकत के प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने रविवार को चंडी माता के एक भजन माता स्टार बना दिया का विमोचन किया। भजन गायक शीतल गोदरा द्वारा गाया गया है, जबकि इसमें म्यूजिक अंश के ने दिया है, जबकि इस भजन के डायरेक्टर के मल्होत्रा हैं। इस मौके पर मेयर ने टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भजन सभी लोगों को काफी पसंद आएगा। आज माँ चंडी की भेंट यहाँ रिलीज की गई है और उसके बोल ही बड़े अच्छे हैं कि माँ स्टार बना दी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर पहली बार हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो किस तरह आगे निकल रहे हैं हर फील्ड के अंदर। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि हमारे बच्चे नौकरी के पीछे ना भागते हुए अपने टैलेंट को कहीं और फील्ड में जहाँ जहाँ उनका रुझान है, शौक है, उस फील्ड में निकलें। मैं देखता हूँ जब ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, चाहे वो हमारा कोई भी फील्ड हो, चाहे हमारा कल्चर हेरिटेज का हो, म्यूजिक का हो, फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे हमारा फील्ड वो उनका मीडिया की तरफ हो, जब नौजवान बच्चियाँ मीडिया की तरफ, जर्नलिस्ट की तरफ निकल रही हैं, जहाँ अपने बिजनेस की तरफ निकल रहे हैं, जो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद अपने काम, अपने क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, सरकार उनको बहुत सा आजकल सहयोग सब्सिडी कर रही है।
बॉर्डर डिफेंस कमेटी के सदस्यों ने एक बैठक जिला पुंछ में बीडीसी के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की। इसमें काफी संख्या में बीडीसी सदस्यों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं को उजागर किया। बैठक में भाजपा के प्रवक्ता सुनील गुप्ता तथा भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमन डावर विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान बीडीसी सदस्यों ने अपनी समस्याओं को भाजपा प्रवक्ता के समक्ष रखा और कहा कि केंद्र सरकार ने जिला पुंछ रातौरी के बीडीसी सदस्यों के साथ भेदभाव किया है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने इस लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और उनका निवारण भी किया जाएगा। मेंबर्स की एक मीटिंग रखी गई है। जिस तरह से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पिछले दिनों एक ऑर्डर निकालकर जो बीडीसी मेंबर हैं उनकी तनख्वाह 4000 से 4500 रुपये की गई है। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, सुनील शर्मा जी, अपने MP साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो बड़ी एक पेंडिंग डिमांड थी बीडीसी मेंबर्स की तो उन्होंने पूरी की है। आज हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की वीडीसी को तनख्वाह की गई है, लगाई गई है, इस तरह से हमारे रजौरी पुंछ के जो वीडीसी मेंबर हैं जिन्होंने मिलिटेंसी के अंदर बहुत बड़ा काम किया है, खाली गन्ने लेकर उन्होंने उस समय पूरे इलाके के अंदर इनकी गश्त होती थी, पहरेदारी करते थे। इस मिलिटेंसी को ख़त्म करने में हमारे बीडीसी मेंबर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पुंछ को इग्नोर किया गया। देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पुंछ को इग्नोर किया गया है। पहली बार जो है सभी जो हमारे बीडीसी के मेंबर्स हैं उनको जो है मैं कहूँगा कि आज इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हमारा पुंछ का भी जो है 1500 कुछ मेंबर्स है जो बीडीसी के अंदर आते हैं, जिसमें हमारे सुनकोट, मेंढर, पुंछ और मंडी के लोग भी हैं। और ये देखिए, इन सब लोगों ने जो है हमेशा भारत का तिरंगा बुलंद रखने के लिए जो है आर्मी के साथ मिलके अपनी गनें लेके जो है ये बॉर्डर पर सटे रहे हैं। हम जो है इनके इंसाफ की जो है गुहार लगाने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे डोडा भद्रवा या वहाँ के रियासत के लोगों को जो है बीडीसी की तरफ से जो है मैं कहूँगा कि तनख्वाह लगाई गई है 4500 से 4000। हमारी भी जो है LG साहब से डिमांड है कि पुंछ के लोगों को भी जल्द से जल्द जो है उस कैटेगरी में शामिल किया जाए। इसीलिए जो है आज हमने सभी बीडीसी मेंबर्स को यहाँ इकट्ठा किया। अच्छा डिसीजन लिया और लंबित मांग को जो है वो पूरा किया है। डोडा भद्रवा के लोगों को ये मिला है तो हमें बड़ी खुशी है कि डोडा भद्रवा के लोगों को ये जो बीडीसी का जो वेतन लगाया गया है, ये एक बड़ी अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो अच्छा काम किया है, हम इसी सराहना करते हैं। और साथ में नरेंद्र भाई मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो रजौरी पुंछ के लोगों की पैरवी किसी ने नहीं की। रजौरी के पुंछ के लोग जितने भी हैं बड़े साजतवीर के लोग हैं और इनकी पैरवी किसी ने नहीं की, तभी इनको अनदेखा किया गया। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि रजौरी पुंछ के लोगों को भी उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। जिस तरह से रजौरी पुंछ के लोगों ने पाकिस्तान से सटे होने के कारण एक अच्छा काम किया है, पलायन नहीं हो सका, उसकी वजह यही है कि बीडीसी गन्ने उनके पास थी। कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी जो है वो गाँव में ना हो सकी। जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य नौजवान शक्ति पार्टी की तरफ से सरोर क्षेत्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बशीर अहमद गनई सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस रैली में अपने विचार रखे। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी हिस्सा लेगी और हर एक विधायक सभा जो सीट है उसमें अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठाने की जरूरत है ताकि परिसीमन आयोग में जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए। मेन मुद्दा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हम पूरे काम मतलब डिस्ट्रिक्टों में, हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और फाइट करने जा रहे हैं। और हमारा गुजारिश यही है कि सरकार से जो अभी वो हदबंदी का मसला हमारा रोज़ हमको सताते हैं, वो झूठे वादे देते हैं। पिछले साल से उन्होंने बोला कि हम यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी यहाँ नहीं हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। जो वो हमको अभी टिप्पणी भेजती है वो गलत टिप्पणी होती है, तो हम परेशान हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है राज्य नौजवान शक्ति पार्टी की तरफ से कि सरकार को हमको अच्छा रिपोर्ट दिया जाए और तुरंत जम्मू कश्मीर से इलेक्शन करवाए। ओके, और मेन मकसद ये है कि जो जम्मू कश्मीर के कैदों में नौजवान है और कोई भी लोग, जो भी लोग हैं किसी जात का भी है, उनको भी बाहर किया जाए ताकि वो भी आगे इलेक्शन में हिस्सा लिया। बशीर साहब, इस इलेक्शन में यही रहेगा कि यहाँ बेरोजगारी बहुत तकड़ी है और यहाँ के नौजवान परेशानी होते जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी की वजह से। भारतीय सेना के 18 डोगरा रेजिमेंट अशोक चक्र के पूर्व सैनिकों तथा अधिकारियों द्वारा आज 41 रेजिस्टिंग टीम मनाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। भारत माता के जयकारे लगाते हुए देश के नौजवानों ने देशभक्ति का जज्बा पैदा किया। इस मौके पर
सैनिकों ने अपने अपने विचार रखे और अपना योगदान दिया तथा अपने अंदर देशभक्ति का उन्होंने कहा कि जज्बा पैदा किया जाना चाहिए। डोगरा के जितने भी रिटायर पेंशनर हैं, हम आपस में गेट टुगेदर की तरह आपस में मिल रहे हैं और सारे बड़े खुश हैं कि एक दूसरे से मिलते हैं। क्या मायने है, हमारी पलटन श्रीनगर में थी, वहाँ एक ऑपरेशन हुआ, जफरखानी गांव था, वहाँ हमारे एक मेजर साहब वीरगति को प्राप्त हुए, एक सिपाही वीरगति को प्राप्त हुआ। वहाँ पर जो है हमारी पलटन को मेजर साहब को अशोक चक्र अवार्ड मिला। बहुत बड़ा अवार्ड होता है, हमारी पलटन के टाइटल के अशोक चक्र लगता है। और एक जो जवान था वो जहाँ गंजसू का रहने वाला, उसको कीर्ति चक्र अवार्ड मिला। जिला डोडा की ब्लॉक कष्टगढ़ के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने सरकार द्वारा बिजली जो है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें जो बिजली पहुंचाने के लिए बिजली पोल दिए जा रहे हैं वे काफ़ी कम दिए जा रहे हैं। उन लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली पोल मिलने चाहिए ताकि बिजली की समस्या से राहत मिल सके। वहीं हमारे संवाददाता हरदेव सिंह मनहास ने इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने का काम किया। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की जानिब अगर बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, सौभाग्य के तहत अगर गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की बात की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नर इंतजामिया की तरफ से अगर ये बातें कही जाती हैं, क्या ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाती हैं या इसमें कोई ऐसी परेशानी खड़ी होती है? इसी के बारे में आज हम ज़िला डोडा, तहसील कास्तीगढ़, ब्लॉक कास्तीगढ़ और पंचायत कड़धार ए वार्ड नंबर 7 में हैं। अभी हम मनसू एरिया है। 1947 के बाद आज पहली बार अगर इस एरिया में बिजली की सहूलियत को दस्तयाब कराने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों के बीच में हम आए हैं। दूर दराज एरिया है, अगर गवर्नमेंट दे रही है एक घर के लिए एक पोल दे रही है, मगर एक घर के लिए 4 मतलब इनका कोई सिस्टम ही नहीं, 4 घरों को एक पोल दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि अगर मटेरियल तो अगर गवर्नमेंट दे रही है ऊपर से, हमारे घर में कोई ऐसा कोई मसला नहीं पहुंच रहा, कोई ऐसी बात ही नहीं पहुंच रही। कोई अगर 70 साल के बाद बिजली लगाई गई है, गवर्नमेंट ने अगर दिया है गरीबों के लिए या किसी जनता को पहुंचाने के लिए, भाई इन लोगों ने इतना भी नहीं किया है कि अगर पोल लगाए हैं मगर एक किलोमीटर के बाद एक पोल लगाया है। और आज तो इधर डैमेज बर्फीला इलाका है, यहाँ तो डैमेज होती रहती है। अगर जैसे गवर्नमेंट रूल से अगर पोल लगाएंगे तो हमें कभी ये लाइट कभी डैमेज नहीं हो सकती है, मगर एक मतलब 10 घरों को एक पोल लगाया गया है, पोल डैमेज नहीं होगा और क्या होगा इसमें। जो मसला है जहाँ भी तकरीबन डीपी बोलते हैं, 7-6 पोल के बाद डबल पोल होते हैं, वो सिंगल में है। बाकी जो जितने पोल लगाए हैं ऊपर है तकरीबन 2-2 फुट ज़मीन में है, बाकी खाली है। एक 2-2 बेलचा वहाँ डाल दिया उन्होंने सीमेंट का, बाकी कुछ नहीं। जहाँ भी है आज ये डिंगे होते हैं, जहाँ जितने भी पोल हैं डिंगे हो रहे हैं। बाकी जो दरख्त हैं, दरख्त के साथ वो तारे फंसी हैं। अब किसी टाइम पर ये गिर जाएंगे, झटका होगा, कुछ भी होगा। जितना गांव है वो हमारे इधर ऐसी है कि यहाँ पर काफ़ी मतलब कई सालों से पिछड़ा हुआ एरिया था। पहली बार 70 साल के बाद कहीं हमारे गांव में लाइट का प्रोग्राम आया, ये काम आया है। तो यहाँ पर कहने को तो गवर्नमेंट बहुत बोलती है कि हम इतना मटेरियल भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पे मटेरियल देखिए, पोलों की कमी है। अब तार की देखिए आपने कैसी फिटिंग की हुई इन लोगों ने, तो मटेरियल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मटेरियल यहाँ कुछ नहीं लगाया गया है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एक पोल में 3 बैग लगना चाहिए सीमेंट, तो मिनिमम यहाँ तो एक बैग में तो 3 पोल निकल रहे हैं। आइए चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। मचेल श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, अब साल के 9 महीने तक मचेल यात्रा कर सकते हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में अकाउंट असिस्टेंट पद की परीक्षा हुई आज। 972 पदों के लिए अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। जम्मू में इस समय पेयजल संकट से गुजर रहे बाउफोर्ट क्षेत्र के लोग, पुरानी पाइपों को बदलने की गई मांग। और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की हुई चेतावनी। सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।